तो आइए शुरुआत करते हैं देशहित स्पेशल की और सबसे पहले बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के चीफ आए हुए हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ से मीटिंग भी की है, पर इस मुलाकात का एजेंडा अब तक बताया नहीं गया है। इस्लामाबाद में दावे किए जा रहे हैं कि बम के लिए अमेरिका से डील हो चुकी है और कुछ अरब डॉलर देकर एटॉमिक एजेंसी के चीफ पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन साथ लेकर जाएंगे। आजकल पाकिस्तान में परमाणु हथियार बेचे जाने की खबरें क्यों चल रही हैं, असली वजह क्या है, इसे हमने आज की पहली स्पेशल रिपोर्ट में डिकोड किया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रोसी पाकिस्तान के दौरे पर हैं। इसकी आड़ में कुछ और अंडरहैंड नेगोशिएशन तो नहीं हो रही, तो जिससे कहते हैं दिल जो है धड़कता है इस सारी सिनेरियो को देख के। एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोर। क्या पाकिस्तान का परमाणु बम बिकने वाला है या फिर इस्लामाबाद के कटोरे में दान देकर न्यूक्लियर बम को छीन लिया जाएगा? पाकिस्तान से तरह तरह की खबरें आ रही हैं और इसकी वजह है ये तस्वीर। पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी का चीफ आया है जिसे पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया जा रहा है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के करीब बैठे इस शख्स का नाम है राफेल मारियानो ग्रोसी। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ हैं। ये एजेंसी परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल की बात करती है और इस्लामाबाद पहुंचकर इस एजेंसी के चीफ ने शहबाज शरीफ से लेकर बिलावल भुट्टो तक सारे बड़े हुक्मरानों से 1-to-1 मीटिंग की और ये तस्वीरें देखते ही पाकिस्तानियों को गड़बड़ी का डर लगने लगा। पाकिस्तान जो शब्द सुनना नहीं चाहता है वो है डिसआर्मामेंट यानी निरस्त्रीकरण। आसान भाषा में इसका मतलब है कि पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स को अपने परमाणु हथियार छीनने का डर लग रहा है। इन्हें लग रहा है कि एटॉमिक एनर्जी के डायरेक्टर जनरल परमाणु हथियारों की डील करने के लिए आए हैं। ये डर बढ़ते बढ़ते खौफ बन चुका है और इसकी वजह है पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल का एक बयान। पिछले 76 सालों में पाकिस्तान को पैसों की इस कदर जरूरत कभी नहीं हुई। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर खुद कबूल कर चुके हैं कि भीख मांगते मांगते उनका कटोरा घिस गया है, पर मुल्क की पैसों वाली डिमांड खत्म नहीं हुई है। मुझे बड़ी आई फील वेरी एम्बैरेस्ड कि मैं आपसे हर दफा आता हूँ, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। तो मैंने कहा कि ये पाकिस्तान, एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोर। ये आग और पानी का ये कब तक ये मिलाप हो नहीं सकता, कब तक चलेगा? दुनिया पाकिस्तान के परमाणु हथियार और उनकी सुरक्षा को लेकर डरी हुई है। दरअसल पाकिस्तान के पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सेना है, जबकि परमाणु हथियारों के मामले में वो दुनिया में 6ठे नंबर पर है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 165 परमाणु बम हैं, जो कि भारत से भी ज्यादा हैं। क्या इतने न्यूक्लियर बम ही इस्लामाबाद में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की टीम के पहुंचने की वजह है? असली बात किसी को नहीं मालूम। शहबाज सरकार ना तो बयान दे रही है और पाकिस्तानियों की घबराहट दिन दूनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। आज पाकिस्तान के पास परमाणु बम से लेकर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भी हैं। इनकी मदद से हजारों किलोमीटर दूर तक परमाणु अटैक किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु बम भी चोरी करके बनाया था। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के जनक कहे जाने वाले अब्दुल कादिर खान वर्ष 1974 के दौर में नीदरलैंड्स की फिजिकल डायनामिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में काम कर रहे थे।
तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो से ऑफर मिलने के बाद वर्ष 1975 में उन्होंने इसी लेबोरेटरी से सेंट्रीफ्यूज की डिजाइन को चुरा लिया। एक दावा यह भी किया जाता है कि परमाणु बम को तैयार करने में चीन ने भी पाकिस्तान की बड़ी मदद की थी और अब पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट का कबूलनामा भी आ चुका है। पाकिस्तान पर उत्तर कोरिया से लीबिया तक को परमाणु टेक्नोलॉजी बेचने का आरोप लगा। पाकिस्तान के वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने खुद दुनिया के कई देशों को परमाणु तकनीक और सामग्री बेचने की बात कबूल की थी और आज पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन जैसी है, उसे देखते हुए आशंका है कि पैसों के लिए इस्लामाबाद खुद ही परमाणु तकनीक या फिर न्यूक्लियर बम को बेच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान में इस वक्त ऐसी मुसीबत है कि जिसे वो अपना मानता था वो भी उसका साथ छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान चीन को अपना बड़ा भाई दोस्त मानता है, लेकिन चीन भी पाकिस्तान से बोरिया बिस्तर समेट रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, इसके कारण भी समझिए। चीन ने इस्लामाबाद में अपना कॉन्सुलर ऑफिस अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी हमले की आशंका से डरकर चीन ने कॉन्सुलर ऑफिस बंद किया है। चीन ने पाकिस्तान में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है और सतर्क रहने को कहा है। चीन ने कहा है कि पाकिस्तान में रहना खतरनाक है। पाकिस्तान चीन का दोस्त और बड़ा कर्जदार भी है। चीन ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अपने CPEC प्रोजेक्ट में बड़ा निवेश किया है। दोस्ती और निवेश के बावजूद पाकिस्तान अपने देश में चीन को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। पिछले साल 3 अलग अलग आतंकी हमलों में चीन के नागरिकों पर हमले हुए थे। अब तो तालिबान की ओर से भी कहा गया है कि वो आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP की मदद नहीं रोकेगा। TTP पाकिस्तान में कर सकता है आतंकी हमले, इस बात का भी अंदेशा जताया जा रहा है। तो एक तरफ पाकिस्तान में आतंकी हमले का टेरर है तो वहां की जनता महंगाई के टेरर में जी रही है और अब तो शहबाज सरकार ने 24 घंटे के अंदर अपनी जनता पर महंगाई का डबल बम फोड़ दिया है। पेट्रोल और डीजल पर टैक्स से लेकर आम जनता पर लगने वाले GST तक को बढ़ा दिया गया है। दरअसल IMF के सामने पाकिस्तान ने जो कटोरा फैलाया था उसमें कर्ज की रकम हासिल करने के लिए पाकिस्तान को कई कड़ी शर्तें माननी थी। अब उन्हीं शर्तों के लिए पाकिस्तान IMF का गुलाम बनने को तैयार हो गया है। हुकूमत ने अमीर तबके पर इजाफी टैक्स लगाने की हिकमत अमली के तहत अब लग्जरी आइटम पर GST की शरह को 17% से बढ़ाकर लग्जरी आइटम पर जो कि पहले बैन रही हैं कुछ महीने पहले, उस पर 25% की बुलंद सतह पर ले जाने का फैसला किया है। पाकिस्तान की तकदीर देखें कि ये वज़राए ख़जाना जब भी खाली महंगाई गरीब आदमी पे महंगाई डालना चाहता है तो असेंबली में आ जाते हैं और उनको उस वक्त फिर ये असेंबली के मेंबरान याद आ जाते हैं। सबसे खौफनाक चीज है जो फूड इन्फ्लेशन, जो खाने पीने की चीजें जो महंगी हुई हैं, वो हमारे दौर पे 16% थी, आज 40% पे पहुंच गई। IMF से कर्ज हासिल करने के लिए आखिरकार पाकिस्तान ने वही किया जिसका डर पाकिस्तान की जनता को पिछले कई दिनों से सता रहा था। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने 24 घंटे के अंदर अपनी जनता पर महंगाई का डबल बम फोड़ा है। बुधवार को पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने कई चीजों पर GST में बेतहाशा इजाफा कर दिया। इतने से शहबाज सरकार का मन नहीं भरा तो पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जबरदस्त टैक्स बढ़ा दिया। आटा, पेट्रोल, डीजल पहले ही पाकिस्तानियों का तेल निकाल रही थी, अब लगता है कि उनकी जेब में बची खुची कमाई भी IMF के दबाव में शहबाज सरकार निकाल लेगी। पाकिस्तान में एक ही दिन में पेट्रोल 22 रुपए महंगा हो गया है। पाकिस्तान में पेट्रोल की नई कीमत
अब 272 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। अब ये 280 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। गरीबों के काम आने वाला केरोसिन तेल भी महंगा हो चुका है। केरोसिन तेल को 12 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर महंगा किया गया। इसकी कीमत 200 रुपए के ऊपर पहुंच गई है। पाकिस्तान पर पेट्रोल बम के पीछे है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वो शर्तें जिसे पूरा करने पर पाकिस्तान को IMF से कर्ज मिल सकता है, और उन्हीं की शर्तों के आगे झुकते हुए शहबाज सरकार ने अपनी जनता पर महंगाई की स्ट्राइक कर दी है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाने से चंद घंटे ही शहबाज सरकार ने अपनी जनता पर महंगाई की नई किश्त थोपी थी। पाकिस्तान किसी भी स्थिति में IMF से लोन हासिल करना चाहता है, और इसके लिए शहबाज सरकार ने बुधवार को एक मिनी बजट भी पेश किया। उस मिनी बजट में पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने GST बढ़ाने का ऐलान किया। हुकूमत ने अमीर तबके पर इजाफी टैक्स लगाने की हिकमत अमली के तहत अब लग्जरी आइटम पर GST की शरह को पाकिस्तान में GST की दर को 17% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। लग्जरी आइटम्स पर GST की दर को 17% से बढ़ाकर सीधे 25% कर दिया गया। पाकिस्तान की शहबाज सरकार को शादियां भी बेफजूल का खर्च लगने लगी है, इसीलिए पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने शादियों के खर्च पर टैक्स लगा दिया है। शादी ब्याह की पुरतइश वेडिंग हॉल्स में मुनक़दा तकरीबात पर बेजा असराफ देखने में और मीडिया में रिपोर्ट होता रहता है। हम सबको सादगी अपनानी चाहिए, इसलिए फैसला किया गया है कि शादी की तकरीबात के बिलों पर 10% की शरह से विद होल्डिंग एडजस्टेबल एडवांस इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। पाकिस्तान ने क्या क्या महंगा कर दिया है, इसकी लिस्ट देख लीजिए एक बार। सिगरेट, सॉफ्ट ड्रिंक, परफ्यूम, लैपटॉप, LED TV, स्मार्टफोन, जूसर मिक्सर, कार, शैम्पू, पॉलिशिंग क्रीम, सीमेंट, हवाई किराया। शहबाज सरकार ने जितने भी प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाए हैं, उसके पीछे भी IMF ही है। पाकिस्तान को IMF से करीब $7 अरब का कर्ज मिलना है, जिसकी पहली किश्त $1 अरब से कुछ ज्यादा है। इस किश्त को देने के मकसद से पिछले दिनों IMF की टीम पाकिस्तान आई थी और शहबाज सरकार के सामने कई शर्तें रखी थी। उन्हीं शर्तों में से एक था जनता पर नए टैक्स के जरिए 170 अरब रुपए जुटाने होंगे। हालांकि तब पाकिस्तान ने इन शर्तों पर ऐतराज किया था, जिसके बाद IMF की टीम बिना कर्ज दिए ही लौट गई थी। जब पाकिस्तान को लगा कि कहीं IMF कटोरे में कर्ज डालने से ही इनकार ना कर दे, इसीलिए उसने अपनी जनता पर टैक्स बढ़ाकर IMF को खुश करने की कोशिश की। लिहाजा काबीना ने इस फाइनेंस बिल के जरिए जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया अभी थोड़ी देर पहले 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की मंजूरी दी है कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया है कि वो और उनकी काबीना सादगी अपनाएगी और अवाम को ऐसा करने की तलकीन करेगी। इस सिलसिला में वजीर आजम पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ अनकरीब कौम को एतमाद में लेंगे। पाकिस्तान की जनता आटा दाल को तरस रही है। लाइन में घंटों खड़े होने के बाद भी कई बार उन्हें राशन नहीं मिलता है। अभी पाकिस्तान जिस हालत में है, ऐसी भविष्यवाणियां सालों पहले भारत के लिए की गई थी। 1947 में बंटवारे के बाद ऐसे बयान दिए गए थे। ये बात आज देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बताई। उन्होंने किस्सा सुनाया कि बंटवारे के बाद भारत की 30% कृषि भूमि पाकिस्तान में चली गई थी और तब भारत में अनाज संकट होने की आशंका मंडरा रही थी। पर आज हालत यह है कि पाकिस्तान को अनाज बाहर से मंगवाना पड़ता है और भारत दुनिया के कई देशों को अनाज एक्सपोर्ट कर रहा है। उस समय भारत के 70 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि में से 22 मिलियन हेक्टेयर भूमि पाकिस्तान में थी। ये भारत का वो भाग था जिसे हम ग्रेनरी ऑफ इंडिया कहते हैं, जहां सबसे अधिक मात्रा में अनाज पैदा हुआ था। और कई लोगों का यह अनुमान था कि इसके बाद ईस्ट के अंदर से चावल की खेती और वेस्ट के अंदर में जो गेहूं की खेती, इसके जाने से भारत की 35 करोड़ की जनसंख्या के लिए शायद इस देश में अन्न पर्याप्त नहीं है। ये गौरव का विषय है कि आज आजादी के 75 साल के बाद
हमारी जनसंख्या 35 करोड़ से 140 करोड़ से अधिक हो गई। उस वक्त हमारा जो खाद्यान्न का प्रोडक्शन था वो 50 मिलियन टन से बढ़कर आज 315 मिलियन टन हो गया और देश के पास अपनी सारी जनसंख्या को खिलाने के लिए ही काफी नहीं है, बल्कि हम इस योग्य भी हैं कि हम इसका एक्सपोर्ट भी कर सकें, इसका निर्यात भी कर सकें। और अब बात इमरान खान की करते हैं, जो किसी न किसी वजह से खबरों में बने रहते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की मैथ्स की समझ पर आजकल सवाल उठ रहे हैं। इसकी वजह है पाकिस्तान के पूर्व पीएम का एक बयान, जिसमें उन्होंने 600 रुपए को 600 अरब बता दिया। पाकिस्तान में महंगाई नए रिकॉर्ड बना रही है और इस बीच इमरान खान ने पाकिस्तानियों को ठहाके लगाने का मौका दिया। जो घी है वो 380 अरब था, आज 600 अरब केजी पहुंच गया। इमरान खान का बयान सुनकर पाकिस्तानी सवाल पूछ रहे हैं, क्या पूर्व वजीर आजम पांचवी पास से तेज? जो घी है वो 380 अरब था, आज 600 अरब केजी पहुंच गया। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर के पॉलिटिकल ज्ञान पर लोगों को पहले से ही शक था, पर मैथ्स में इमरान खान का स्कोर नील बटे सन्नाटा है। ये अब पाकिस्तान के 23 करोड़ लोग समझ चुके हैं। कौम को बताना चाहता हूं कि आज आटा हमारे दौर में 60 रुपए किलो था, आज 135 रुपए किलो पहुंच गया। जो आम आदमी खाने की उसकी पीने की चीज है। जो घी है वो 380 अरब था, आज 600 अरब केजी पहुंच गया। जो घी है वो 380 अरब था, आज 600 अरब केजी पहुंच गया। जो चिकन आम आदमी की जो ख़ास तौर पर कभी कभी अपने बच्चों को वो चिकन खिलाते हैं, वो 335 रुपए केजी से 700 रुपए केजी पे पहुंच गया। जो दालें हैं, जो आम आदमी घरों में, आम आदमी की तो दाल रोटी प्याज की कीमत दुगनी से भी ज़्यादा हो गई है। दालें गई हैं 250 रुपए केजी से 400 रुपए। असल में शहबाज सरकार ने नया टैक्स लगाया। इसके बाद इमरान खान खुद कैमरे के सामने आकर बयान देने लगे। खाने पीने के सामान का पहले क्या रेट था और अब कितना ज्यादा हो गया है, ये बताने लगे। पर इस चक्कर में उन्होंने खुद की पोल खोल दी। 600 अरब केजी पहुंच गया। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं, इमरान खान गणित के चक्कर में पहले भी हिट विकेट हो चुके हैं। आप ये सोचें कि पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ थी। जब पाकिस्तान बना है तो इसकी आबादी 40 करोड़ थी, आज 22 करोड़ है। 40 लाख नहीं 40 करोड़, सॉरी 40 लाख 40 लाख नहीं 40 करोड़, सॉरी 40 लाख। गणित के फॉर्मूलों के हिसाब से हजार, लाख, करोड़ और अरब में जमीन आसमान का अंतर है। पर इमरान खान के लिए ये सब बराबर है। इमरान जब बयान देते हैं तो इन फॉर्मूलों को हटाकर खुद का नियम बना देते हैं। एक न्यूजीलैंड है, मैं आपको अब मिसाल दे रहा हूं, 40 या 50 लाख आबादी है। उन्होंने क्रिकेट का जो टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, हिंदुस्तान जिसकी 1 अरब 300 करोड़ आबादी है, उनको उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट की चैंपियनशिप हरा दी। दो समुदायों में टेंशन बढ़ाई है और इन घटनाओं से पॉलिटिकल पारा भी हाई हो रहा है। पहली खबर उत्तर प्रदेश के बांदा से आई, जहां पर एक दिन पहले हुई घटना का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता एक निर्माणाधीन मस्जिद में अवैध निर्माण का आरोप लगाकर काम बंद करवाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में नारेबाजी और तोड़फोड़ भी हो रही है। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के बांदा में कल ऐसा क्या हुआ, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद ये मुद्दा अब तूल पकड़ता दिख रहा है।
ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की तस्वीरें हैं, जहां पर कई घंटों तक ऐसी ही नारेबाजी और तोड़फोड़ चलती रही। सड़कों पर मोटरसाइकिल खड़ी करके बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। यहाँ जय श्री राम के नारे लगते रहे और तोड़फोड़ होती रही। ये बांदा शहर का बलखंडी नाका इलाका है, जहां पर एक मस्जिद में हो रहे निर्माण कार्य से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को आपत्ति थी। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिलों से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने मस्जिद का काम रुकवा दिया। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता मस्जिद के निर्माण कार्य को रोकने के लिए आक्रामक नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह कार्यकर्ताओं ने पहले निर्माण कार्य में लगी मशीनों में तोड़फोड़ की कोशिश की। इसके बाद लकड़ी के डंडों से निर्माण के लिए रखे सामान को तोड़ना शुरू कर दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहां पर रखी ईंटों को उठाकर भी तोड़फोड़ की कोशिश की। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी भी करते रहे। सुनिए तोड़फोड़ कर रहे हिंदूवादी संगठनों का जोश कितना हाई है। चलिए अब आपको समझाते हैं आखिरकार ये सारा उपद्रव क्यों किया जा रहा है और इस पूरे विवाद की वजह क्या है। निर्माणाधीन मस्जिद का काम रुकवाने आए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मस्जिद में अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है, जबकि प्रशासन से सिर्फ जीर्णोद्धार की परमिशन मिली थी। आज यहाँ पर एसडीएम बांदा द्वारा 12/12 को इस मस्जिद को जीर्णोद्धार के लिए परमिशन इनको दी गई। इस परमिशन के आधार पर इन्होंने जीर्णोद्धार तो कराया, उसके बाद जो है इसमें 1 खंड 2 खंड पूरा निर्माण होता चला जा रहा है। तो हम प्रशासन को बुला के दिखाना चाहते हैं यहाँ पे कि आप देखिए कि आपके आदेश की अवहेलना किस लिए हो रही है, इसीलिए हम यहाँ पर सड़कों पर खड़े हैं। बस ये पूरा हंगामा शुरू होते ही यहाँ पर काम बंद हो गया, लेकिन ये विवाद और ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि मस्जिद का निर्माण कार्य काफी ज्यादा हो चुका है। काम चालू है, आने के बाद काम रुक गया है, आधी स्लैब डल चुकी है। जिस वक्त ये पूरा हंगामा चल रहा था उस वक्त सड़कों पर जाम लग गया था क्योंकि हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे थे, इसलिए पुलिस भी उनके सामने बेबस नजर आ रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवाया और अब इस बात की जांच की जा रही है क्या वाकई मस्जिद का निर्माण कार्य अवैध रूप से किया जा रहा है। ये जो बलखंडी नाका क्षेत्र में जो कि थाना कोतवाली नगर में लगता है, वहाँ पर एक मस्जिद थी जिसमें कि एक जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा था। वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई। उनका कहना था कि यहाँ पर कुछ जीर्णोद्धार के नाम पर कुछ कार्य कराया जा रहा है। तो इसमें तत्काल वहाँ पे मौके पर सभी अधिकारियों और पुलिस फोर्स वहाँ पे पहुँची और आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें कराई जा रही है। और इसमें ये भी इस चीज़ की जांच कराई जा रही है कि जो जीर्णोद्धार हो रहा था, जो कथित कार्य हो रहा था, वो विधिक रूप से खारिज नहीं था। एक तरफ हिंदू संगठन यहाँ पर बार बार शिकायत किए जाने के बावजूद पुलिस प्रशासन पर अवैध निर्माण नहीं रुकवाने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं मुस्लिम पक्ष भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है। सवाल किए जा रहे हैं जब पुलिस मौके पर मौजूद थी तो हिंदू संगठन तोड़फोड़ कैसे कर रहे थे। मस्जिद के अंदर घुसने का प्रयास किया गया, मस्जिद के बाहर जितनी भी निर्माण सामग्री रखी थी उसको तोड़ा फोड़ा गया, जिसका वीडियो वायरल है। पुलिस, ये सारा घटनाक्रम पुलिस की मौजूदगी में हुआ, जिसमें बलखंडी नाका चौकी के दरोगा भी मौजूद थे, जिससे बांदा का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और बांदा के मुस्लिम समुदाय में बेहद ही आक्रोश पनप चुका है, मुस्लिम धार्मिक भावनाएं भड़क चुकी हैं।
लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं, अगर निर्माण गैर कानूनी भी है तो इसे बंद करवाने का काम तो पुलिस का है। इस तरह नारेबाजी और तोड़फोड़ करने का अधिकार इन संगठनों को कैसे मिला? फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो में नजर आ रहे उपद्रवियों की पहचान भी कर रही है और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन वीडियो को भी देखा जा रहा है और उसके आधार पर भी लोगों को चिन्हित करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले को शांत करवा दिया है, लेकिन मस्जिद का निर्माण कार्य रोके जाने के बाद तनाव बना हुआ है, जिसके बाद पुलिस की पूरे विवाद पर नजर बनी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर उत्तर प्रदेश के बांदा में मस्जिद में अवैध निर्माण का आरोप लगाकर काम रोका गया, तो झारखंड के पलामू में शिवरात्रि के लिए तोरण द्वार बनाने को लेकर पत्थरबाजी और हिंसा हो गई। पलामू में शिवरात्रि से पहले तोरण द्वार को लेकर हुई हिंसा के बाद मामला सियासी भी हो रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर तोरण द्वार हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा। इधर पलामू के बाद देवघर में भी प्रशासन के एक आदेश के बाद टेंशन बढ़ गई है। देवघर में प्रशासन ने शिवरात्रि पर धारा 144 लगाने का आदेश दिया है, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जाहिर करते हुए कोर्ट का रुख कर लिया है। अगर तोरण द्वार भारत में नहीं शिव महोत्सव का बनेगा तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में बनेगा? पूरा बाकी प्रखंड में, बाकी शहर में 144 लगा रहा हूं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आपको 5 मिनट के अंदर सभी लोग यहाँ से अपना अपना घर चल जाए। आखिरकार मस्जिदों पर रातों रात पत्थर कौन जमा करता है? झारखंड के पलामू में महाशिवरात्रि के लिए तोरण द्वार बनाने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि दो पक्षों में पत्थरबाजी शुरू हुई। पलामू के पांकी इलाके में बवाल की ये तस्वीरें एक दिन पुरानी हैं, लेकिन इस टेंशन के एक दिन बाद पुलिस और पैरामिलिट्री की गश्त की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। टेंशन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। विवाद मस्जिद रोड पर महाशिवरात्रि पर बनाए जा रहे तोरण द्वार के लिए गड्ढा खोदने से शुरू हुआ। इसके बाद जमकर पत्थर चले, दुकानें फूंकी गईं, कई लोग घायल भी हो गए। और अब इस पूरे विवाद को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी की तरफ से झारखंड की सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया गया है। सवाल किए जा रहे हैं, तोरण द्वार भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? आज तक देश में किसी भी तजिया पर एक पत्थर भी नहीं फेंका गया होगा हिंदुओं के द्वारा, लेकिन मैं रामनवमी में देखता हूं, अन्य आज तोरण द्वार में, अगर तोरण द्वार भारत में नहीं शिव महोत्सव का बनेगा तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में बनेगा? विवाद हुआ तो पलामू के पांकी में था, लेकिन सियासत इसे पाकिस्तान तक ले गई। घटना 2023 की है, लेकिन समस्या की जड़ को 1947 में तलाश किया जाने लगा। महाशिवरात्रि के लिए तोरण द्वार पर विवाद हुआ तो पूर्वजों की भूलें भी याद आने लगी। मैं पूछना चाहता हूं देश के उन कट्टरपंथी मुसलमानों से कि मेरे पूर्वजों की गलती यही थी ना कि धर्म के आधार पर हुआ, तो पूरा पॉपुलेशन अगर चला गया होता पाकिस्तान, उधर से चले आए होते इधर, तो आज ये दुर्दशा नहीं होता। पलामू में पत्थरबाजी की घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों का मूड भी खराब है। सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आखिरकार उपद्रवों की शुरुआत खास धार्मिक स्थलों से क्यों होती है? विश्व हिंदू परिषद अब मस्जिदों में सीसीटीवी लगाने की मांग कर रहा है। आप देखिए, करौली को देखिए, खरगना को देखिए, पलामू को देखिए, देश के और अन्य 10 जगह पर पत्थरबाजी की घटनाओं को देख लीजिए जो मस्जिद से हुई हैं। आखिरकार मस्जिदों पर रातों रात पत्थर कौन जमा करता है? देश की सभी मस्जिदों मदरसों पर सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। इस बीच प्रशासन की कोशिश इस पूरे इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने की है। विवाद के एक दिन बाद भी इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। यहाँ लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है और पूरे इलाके में पुलिस टीम ने फ्लैग मार्च भी किया है। पब्लिक में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बल तैनात है। आप लोग आश्वस्त रहें, तरीके से रहें। गिरफ्तारियां हुई हैं, आज फिर कुछ हो जाएंगी गिरफ्तारियां।
पूरा बाकी प्रखंड में, बाकी शहर में 144 लगा रहा। बाकी में हिंसक झड़प के बाद तनाव को देखते हुए इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगा दी है। अभी स्थिति बहुत सामान्य है, सभी तरह से नियंत्रण कर लिया गया है। रात भर हम लोगों ने गश्ती की है। पुलिस प्रशासन चारों बगल पूरे पांकी क्षेत्र में जिस प्रकार से 144 धारा लगी है उसका कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है। पलामू में विवाद अभी गर्म है। इधर देवघर में भी नया विवाद शुरू हो गया है। यहाँ महाशिवरात्रि पर प्रशासन ने धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी का आरोप है अगर धारा 144 लगाई गई तो शिव बारात देखने के लिए पहुंचे लोग इसका दर्शन कैसे कर पाएंगे। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। आप ये बताइए कि ये शिव की नगरी है, देवघर का मतलब शिव कनकन में, 12 ज्योतिर्लिंग में से सर्वश्रेष्ठ लिंग मनोकामना लिंग यहाँ है। शिव बारात यहाँ हजारों वर्ष से निकलती रही है और यदि शिव की नगरी में शिव बारात नहीं निकलेगा तो क्या मक्का मदीना और वेटिकन में निकलेगा? ये आप उसकी मानसिकता समझ सकते हैं। या उन्माद जो बढ़ रहा है वो अचानक नहीं है, ये एक बिल्कुल सुनियोजित तरीके से इस प्रकार की घटना को अंजाम भी दिया जा रहा है। फिलहाल झारखंड में शिवरात्रि से पहले टेंशन हाई। प्रशासन की कोशिश शांति व्यवस्था बनाए रखने की है। वहीं विपक्षी पार्टियां सरकार पर महाशिवरात्रि पर्व के आयोजन पर अड़ंगा लगाने का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश हित पे अब बात उस मर्डर की जिसने दिल्ली वालों को फिर से दहला दिया है। दिल्ली के निक्की मर्डर केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। हत्या का आरोपी साहिल 5 साल से निक्की से मोहब्बत करता था, लेकिन बस एक दिन झगड़ा हुआ और उसने अपनी प्रेमिका को ऐसी जगह मारा जहां लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। जी न्यूज की टीम ने इस मर्डर से जुड़े हर एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश की है। प्यार की एक कहानी जो 5 साल पहले शुरू हुई थी, उसका अंजाम मौत होगा, इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। दिल्ली के निक्की मर्डर केस में जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। ये तो साफ हो चुका है कि साहिल ने झगड़े के बाद निक्की को मारने का प्लान बनाया था। साहिल निक्की को 5 साल से डेट कर रहा था, मतलब दोनों एक दूसरे को 5 साल से जानते थे। लेकिन साहिल ने निक्की से छिपाकर अपने घर वालों की मर्जी से शादी करने की तैयारी कर रहा था। 9 फरवरी को साहिल ने किसी और लड़की से सगाई कर ली। 10 फरवरी को साहिल की हरियाणा के मानहोटी गांव में शादी होने वाली थी। निक्की को जब अपने प्रेमी की सगाई की बात पता चली तो दोनों में जमकर झगड़ा हुआ। 9 फरवरी को दिन में दिल्ली में सगाई करने के बाद साहिल उत्तम नगर में निक्की के फ्लैट में पहुंचा। दोनों ने गोवा जाने का प्लान बनाया था। 10 फरवरी की सुबह निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गोवा जाने की ट्रेन भी थी, लेकिन साहिल को टिकट नहीं मिल पाया था। इसके बाद साहिल और निक्की ने हिमाचल जाने का प्लान बनाया, लेकिन दोनों को हिमाचल जाने की बस नहीं मिली। इसके बाद दोनों निगम बोध घाट आ गए। वहां पार्किंग में दोनों के बीच नोकझोंक हुई और पुलिस के मुताबिक साहिल ने कार में डाटा केबल से निक्की का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। और हम आपको बता दें कि सुबह का वक्त था जब निक्की और साहिल गहलोत अपनी गाड़ी से, वरना कार थी उनके पास, अपनी गाड़ी से लगभग सुबह 8 बजे के करीब निगम बोध घाट पहुंचते हैं और निगम बोध घाट के पार्किंग पर निक्की और साहिल गहलोत यहाँ पर पहुंचते हैं, अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं और जब गाड़ी को पार्क किया जाता है तो उस दौरान दोनों के बीच में लगभग 15 से 20 मिनट का वक्त होता है जब दोनों के बीच काफी हॉट आर्गुमेंट होते हैं। तो बहस इस नतीजे तक पहुंच जाती है, इस हद तक पार कर जाती है कि साहिल गहलोत को काफी गुस्सा आता है और उसने अपने मोबाइल के इस चार्जर को आप देख रहे हैं, मोबाइल के इस चार्जर के जरिए निक्की की गला घोंटकर हत्या कर देता। निक्की को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बेल्ट से बांधकर मित्राव गांव ले गया, जहां उसके शव को अपने बंद ढाबे के फ्रिज में रख दिया। निक्की के शव को ठिकाने लगाने के बाद उसने शाम को शादी कर ली।
बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में, बिल्कुल लगता है कि शायद उसके साथ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। अपने घर में शादी की सारी रस्में अदा करता है और शाम को घुड़चढ़ी करता है और 10 तारीख को ही वो वहां पर अपनी शादी के लिए पहुंच जाता है, शादी करता है, शादी के बाद आता है। लेकिन इस दौरान वो कहीं से भी किसी को भनक नहीं लगने देता है कि निक्की की लाश उस फ्रिज के अंदर बंद है। 4 दिन का वक्त गुजर जाता है। 4 दिनों के बाद पुलिस ये तय कर पाती है, पुलिस को जानकारी मिलती है, क्राइम ब्रांच को, टीम को भी गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस का एक एसआई था, उसे जानकारी मिलती है। वो अपने सीनियर अधिकारी को बताता है कि शायद वो लड़की मिसिंग है, कुछ लड़की के साथ अनहोनी हो चुका है। दिल्ली पुलिस साहिल से हत्याकांड से जुड़ी हर जानकारी हासिल करना चाहती है और इसीलिए क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम साहिल को लेकर निक्की के घर भी पहुंची। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरी तो एक ही वो होगी कि ऐसे आदमी को फांसी की सजा दी जाए। अगर ऐसा आदमी छोड़ दिया जाएगा या ढीला छोड़ दिया जाएगा तो आज हमारी बेटी के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। ठीक, तो ये ऐसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो सरकार बोल रही है, तो इसमें एक ही काम होगा, कोई भी कर लो, या तो बेटी गवा दो या बेटी पढ़ा लो। फिलहाल साहिल पुलिस रिमांड पर है। निक्की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके गले पर निशान मिले हैं। निक्की की मौत से जुड़े सबूत जुटाने के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच फूंक फूंक कर कदम रख रही है ताकि आरोपी कहीं से भी बच ना पाए। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। और निक्की हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस की टीम निक्की हत्याकांड के आरोपी साहिल गहलोत को लेकर क्राइम स्पॉट पर पहुंची है ताकि इस बात का खुलासा हो सके कि साहिल ने हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया था। तो निक्की हत्याकांड से जुड़ा ये अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम स्पॉट पर साहिल गहलोत को लेकर पहुंची है और बहुत मुमकिन है कि पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। आरोपी साहिल से पुलिस की लगातार पूछताछ जारी है। आरोपी साहिल गहलोत को लेकर क्राइम स्पॉट पर पुलिस पहुंची है, इस बात का खुलासा हो सके ताकि कि साहिल ने हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं देश हित में। अब खबर यूक्रेन वॉर जोन से, जहां पर रूस ने यूक्रेन पर बड़े मिसाइल हमले किए हैं। कहा जा रहा है कि यूक्रेन वॉर जोन को पूरा 1 साल होने वाला है और पूरे 1 साल होने से पहले भीषण हमले लगातार हो रहे हैं। पुतिन इन हमलों से यूक्रेन को तबाही का ट्रेलर दिखा रहे हैं। इधर यूक्रेन भी हमलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अपने सहयोगियों से ज्यादा हथियार इकट्ठे करने की कोशिश में जुटा है। एक, 2, 10 या 20 नहीं, रूस की तरफ से आसमान से 36 हमले यूक्रेन के ऊपर किए गए। रूस की मिसाइलों से यूक्रेन के अलग अलग इलाके दहलने लगे। आसमान से आफत बरसी तो यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव हुए। रूस की 16 मिसाइलों को हवा में नष्ट करने का दावा किया गया, लेकिन रूस की 20 मिसाइलों ने यूक्रेन में जमकर तबाही मचाई है, जिसका आकलन अभी किया जा रहा है। रूस के नए और तेज हमलों से यूक्रेन बौखलाया हुआ है, क्योंकि हमले सिर्फ आसमान से नहीं हो रहे हैं। रूस के सैनिक जमीन पर भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये रूस की सेना के पैराट्रूपर्स का यूक्रेनी सेना पर हमला है। अपनी पोजीशन लेकर रूसी सेना के पैराट्रूपर्स लगातार यूक्रेन के सैनिकों पर गोलियां बरसा रहे हैं। यूक्रेन की सेना की तरफ से भी जवाबी फायर किया जा रहा है। वॉर जोन धमाकों की आवाज से टहल रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पूर्वी यूक्रेन में लड़ाई लगातार भयंकर होती जा रही है। कहा जा रहा है यूक्रेन को पश्चिमी देशों के टैंकों और पैट्रियट जैसी मिसाइलें मिलने से पहले रूस वॉर जोन में बड़ी बढ़त बनाना चाहता है। इस बीच रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप की ओर से बड़ा दावा किया गया है। वैगनर ग्रुप के लड़ाके लगातार बखमुत में आगे बढ़ रहे हैं। वैगनर ग्रुप के हेड की तरफ से यह दावा यूक्रेन को मिल रहा है। जर्मन टैंकों को लेकर किया गया है।
वैगनर ग्रुप का दावा है कि वो बैटलफील्ड में लेपर्ड टैंकों को नष्ट करने के लिए बेकरार है। Я думаю, что это март-апрель. Хотя загадывать очень сложно. Все зависит от того, как они будут активно. Они сейчас получают новые виды вооружения. 100% будем уничтожать эти леопарды. 100% разберемся, как их сжигать. Но это тоже важнейший фактор. यानी इस वक्त वॉर जोन में जर्मनी के लेपर्ड टैंकों का जितना इंतजार यूक्रेन की सेना को है, उतना ही इंतजार रूस के सैनिकों को भी है। चलिए अब आपको बताते हैं आखिरकार ज़ेलेंस्की रूस के घातक हमलों से बचने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं और जंग को लेकर उनकी योजना क्या है। अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन से मिलने वाले नए हथियारों से यूक्रेन की सेना के साथ साथ राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी काफी उत्साहित है। ज़ेलेंस्की पर फिलहाल रूस के हमले भारी पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि वो आने वाले कुछ महीनों में रूस पर भारी पड़ेगा।